हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैक यूपीएससी विदर्भ में। और जो आज हम वीडियो देखने वाले हैं, आप लोग वीडियो देखने वाले हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आज ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया है, उसका रीज़न ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मुस्लिम्स की एक कॉन्ग्रेगेशन ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसके अगेंस्ट है, शरीयत के अगेंस्ट है। तो उन्होंने ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास किया है। और साथ में ही बहुत सारे जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आसाम हो गया, इन स्टेट्स ने क्या किया है कि यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए या कमेटी फॉर्म की है या ऐसा अनाउंस किया है कि वो यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो बेसिक रीज़न यही है हमारा जो आज के टॉपिक का। तो देखते हैं वैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक जेनरिक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज है, मतलब एक सेट ऑफ लॉज है जो कि बेसिकली विदाउट टेकिंग एनी कंसिड्रेशन ऑफ रिलीजन में कोई उस पर रिलीजियस रिमार्क नहीं होता है कि ये रिलीजियस बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो और जेंडर बेस्ड हो। बेसिकली ये सेट ऑफ रूल है जो इंडियन सिटीज़न या किसी भी कंट्री के सिटीज़न के लिए एक सिमिलर काइंड ऑफ लॉ हो, उस पर कोई डिस्टिंक्शन या कोई डिफरेंस नहीं हो रिलीजन और कास्ट और जेंडर बेस पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर अ सिंगल लॉ जो कि एप्लीकेबल है सभी सिटीज़न के लिए जो इंडिया में रहते हैं, और ये पर्सनल मैटर्स के लिए ये कोड होगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि ये पूरे देश के लिए सेम होगा, सभी रिलीजन कास्ट सबके लिए सेम होगा। फिर सिविल का मैटर हुआ, जो ये सिविल मैटर हुए जो कि पर्सनल मैटर हुए, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया और सक्सेशन हो गया, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस और ये सब मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद जो मिलता है वो सिविल मैटर हो गया। और कोड बेसिकली एक प्रकार का लिस्ट ऑफ लॉज हो गई जो कि सेट ऑफ या रूल हो गए जो कि लिस्ट किए गए हैं किसी एक कोड में, कि इस इन कोड के बेसिस पे जो है कंट्री को गवर्न किया जाएगा इन पर्टिकुलर मैटर्स में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वजह से इसको कहा जाता है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या बेसिकली क्या प्रपोज करता है, वो पर्सनल लॉ जितने भी रिलीजन है सबके पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन और पारसी, सारे जितने भी रिलीजन है सबका अपना एक पर्सनल लॉ होता है जो कि ये बेसिक जो सिविल मैटर्स है उनको गवर्न करता है। जैसे कि जो भी अभी मैंने पहले भी बताया कि मैरिज है, डाइवोर्स है, वो सब चीज़ें गवर्न करता है, उसके लिए सबके पर्सनल लॉ है। तो इंडिया की बात करें जैसे, तो बाकी जो नॉन हिंदू है उनके लिए एक पर्सनल लॉ है, लेकिन हिंदूज़ के लिए, हिंदूज़ में जिसमें सिख, बुद्ध और जैन ये सब इंक्लूडेड है, उनके लिए हिंदू कोड बिल है जिसमें कि जिसके अंडर 4 एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है और मैरिज बिल है, और मीन्स 3-4 जो कि सिविल मैटर को गवर्न करते हैं। तो ये हो गया यूसीसी। अब जो पर्सनल लॉ क्या है, पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ बेसिकली रेगुलेट करते हैं मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, जो कि मैंने बोला, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ये सब चीज़ें पर्सनल लॉ रेगुलेट करते हैं। और जो कि प्राइवेट और पर्सनल चीज़ें होती है सिटीजन्स की, लेकिन ये इनका बेसिक क्या प्रॉब्लम है या बेसिक जो टेनेट है इन लॉज का, कि ये रिलीजन बेस्ड होते हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी, जूस, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ है जो कि बेसिकली रिलीजन से ड्रॉ किए जाते हैं। जो इनका रिलीजियस टेक्स्ट होता है वो उसके बेसिस पे ये लॉज जो है वो पर्सनल लॉज ड्रॉ किए जाते हैं। तो जो पर्सनल लॉज है वो बेसिकली अभी इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ काफ़ी
मेजरली लोग मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं। बाकी रिलीजन में जो है वो भी पर्सनल लॉ है जो नॉन हिंदूज़ है, बट क्योंकि उनका काफ़ी ऐसे एजुकेशन वाइज और हर चीज़ से काफ़ी ऐसे सेक्युलर है बाकी जो रिलीजन है, तो उस वजह से उनका जो पर्सनल लॉ है वो इतना न्यूज़ में नहीं है, या इस वजह से उतना इश्यूज़ भी उससे लोगों को है नहीं। जो नेक्स्ट है हमारा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है यूसीसी को लेके, तो आर्टिकल जो 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो टीपीएसपी के अंडर आता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि एक वेलफेयर डायरेक्टिव दिए हुए हैं कि स्टेट को इन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कि वो क्या कहता है आर्टिकल 44 कि स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को एंडेवर करने के लिए, या ऐसे जो स्टेट को एंडेवर करना चाहिए कि वो थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। तो आर्टिकल जो 43 है वो क्या मेंशन, स्टेट शैल एंडेवर बाय सुइटेबल लेजिस्लेशन, बट ऐसा आर्टिकल 44 में एब्सेंट है कि आर्टिकल 44 में ऐसा नहीं लिखा है कि स्टेट को लेजिस्लेशन लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। मतलब ऐसे ही आप अलग अलग तरीक़ों से एजुकेशन बेस पे या लोगों को जागरूक करके उनको साइंटिफिक टेम्पर वो सब चीज़ों पे काम करके आप यूसीसी को लागू करवाएं, ना कि ऐसे एक कोड या लेजिस्लेशन पास किया एक दिन में और फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया। ऐसा वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो जो हमारा जुडिशरी का क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना है, तो एक केस आया होगा शाह बानो केस, काफ़ी फेमस केस था 1985 का। तो इसमें जो अंडर मुस्लिम लॉ है, पर्सनल लॉ है, जो कि इंडियन मुस्लिम फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस देना होता है हस्बैंड को वाइफ के लिए, वो सिर्फ इद्दत के पीरियड तक होता है, जो कि रफली 90 दिन तक होता है। मतलब सिर्फ 3 महीने ही मुस्लिम जो मैन है उसको मुस्लिम जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस सिर्फ 3 महीने तक देना होता है। तो ये जो प्रोविज़न था पर्सनल लॉ का, उसको शाह बानो ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो जो इंडिया की जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका जो सेक्शन 125 है, वो क्या बोलता है कि जो, और ये सभी सिटीजन्स पे लागू होता है, ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, ये कोई भी सिटीजन हो सब पे लागू होता है। तो उसमें क्या लिखा है कि भाई जो मेंटेनेंस पीरियड है वाइफ के लिए वो लाइफ टाइम होना चाहिए, या तब तक जब तक वो जो उसकी वाइफ है वो किसी और के साथ शादी ना कर ले। तो सीआरपीसी कहता है कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए, और पर्सनल लॉ सिर्फ 3 महीने की बात करता है। तो ये बेसिकली इक्वलिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 है 15 है उनके अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के साइड में फेवर में रूल किया और वर्डिक्ट पास की, जो कि जो शाह बानो के हस्बैंड है उनको शाह बानो के लिए मेंटेनेंस उम्र भर, और जब तक वो रहे तब तक वो उनको मेंटेनेंस देना होगा मंथली। लेकिन फिर गवर्नमेंट पे मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनका प्रेशर बढ़ा। तो उससे क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट, उन्होंने एक लॉ पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये लॉ पास करने से क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको ओवरटर्न कर दिया और मुस्लिम जो मैन हैं उनके फेवर में ये लॉ पास किया कि सिर्फ इद्दत के टाइम तक ही, जो इद्दत का पीरियड है तब तक ही
मुस्लिम मैन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी जो डाइवर्सी वाइफ है। और भी जो जुडिशरी के जो केसेस है, जैसे कि एक सरला मुदगल। तो सरला मुदगल का केस क्या है कि इसमें जो एक हिंदू पति था, उसने हिंदू लॉज के अंडर ही पहले शादी की। अब उसका मन हुआ कि वो भी मुस्लिम्स की तरह दो से ज़्यादा बीवियां रखे। तो वैसे करने के लिए उसने क्या किया कि इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस्लाम में कन्वर्ट करने से उसको क्या है कि उसकी दूसरी मैरिज उसने मतलब सोलमनाइज कर ली, या बेसिकली रजिस्टर कर ली मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर। उससे क्या हो गया कि उसकी जो पहली बीवी ने है वो इस चीज़ को चैलेंज कर दिया। इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये वर्डिक्ट पास की कि अगर पहली शादी हिंदू लॉज के अंडर हुई है तो उसका जो डाइवोर्स है या उसका सेपरेशन है वो भी हिंदू लॉज के तहत ही होना चाहिए, ना कि आप कन्वर्ट करके फिर दूसरे मैरिज में दूसरे लॉ रिलीजन में आप उसको कन्वर्ट करके अपने जो मैरिज है उसको रजिस्टर करें और अपनी जो पहले वाली है उसको डाइवोर्स दें या ना दें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादी की है तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही डाइवोर्स भी देना होगा, तो उसमें मेंटेनेंस भी देना होगा। तो वो सब करना करने के लिए जो ये सरला मुदगल केस है वो फेमस था। जॉन वलमत्तम केस क्या था, उसमें क्या था कि जो केरला का प्रीस्ट था जॉन वलमत्तम, जो उसमें उसका क्या इशू था कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो कि नॉन हिंदूज़ के लिए, और हिंदूज़ में कौन कौन आते हैं जैसे बौद्ध, जैन, सिख एंड हिंदूज़। तो जो नॉन हिंदूज़ है जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और जूस, पारसीज, वो सब आते हैं। उनके लिए क्या प्रोविज़न है कि जो सेक्शन 118 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, उसके अंडर प्रोविज़न है क्रिश्चियन के लिए कि जो क्रिश्चियन है वो उन पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी नहीं कर सकते हैं। तो वो मीन्स पेरेंट्स वो चैरिटी नहीं कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने ये जो सेक्शन है उसको डिस्क्रिमिनेटरी पाया और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताई कि वो अगर किसी पर्सन को लगता है कि वो डोनेट करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी चर्च को या किसी और चीज़ को, तो वो डोनेट करे। तो बेंच ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और अब ये सेक्शन हट गया है। सो ये थे कुछ केसेस जो कि हमारे इससे रिलेटेड थे, रिलीजन और सिविल मैटर से रिलेटेड थे। और सिविल मैटर रिलेटेड इसमें काफ़ी ऐसे केसे इसमें काफ़ी ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, जो कि यूसीसी होता तो शायद ये सब ज़रूरत ना होती, शायद ये सब केसेस सुप्रीम कोर्ट भी ना जाते। तो अब यूसीसी ज़रूरी क्यों है वो उस चीज़ पे हम देख लेते हैं कि अगर यूसीसी होगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो सेक्युलरिज्म, रियल सेक्युलरिज्म प्रमोट होगा। अभी क्या है, सेक्युलरिज्म कुछ चीज़ों में है, जैसे कि अभी वो सिटीजनशिप लॉ आया था उसमें मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया था, तो काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और सही भी किया होगा क्योंकि उनको लगता है कि एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए था। तो अगर सही मायने में सेक्युलर होना है तो सभी के लिए एक समान लॉ होना चाहिए, सिविल हो क्रिमिनल हो, क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक जैसा है। अब कोई मर्डर करे उसमें रिलीजन नहीं देखते हैं, मर्डर किया है तो मर्डर के चार्जेस ही लगेंगे। दूसरा है कि दूसरा इसका जो रीज़न है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। अब इससे क्या है, लॉ सिंपल हो जाएंगे। लॉ सिंपल हो जाएंगे कि
क्या हो जाएगा कि सबके लिए एक समान लॉ, एक जैसा लॉ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही कोड के तहत गवर्न हो रहे हैं, तो फिर उसमें इश्यू ही नहीं रहेगा। जैसे कि पहले केसेस आए थे, शाह बानो केस। अब किसी को मेंटेनेंस 3 महीने मिल रहा है, किसी को उम्र भर मिल रहा है, तो वो सब एक कोड के अंडर आ जाएगा। तो एक कोड के तहत एक जैसी भी इश्यूज आएंगे वो सभी रिलीजन में एक जैसे होंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी लॉ की। दूसरा ये है कि प्रमोट इक्वलिटी, इक्वलिटी प्रमोट होगी। अब वो मुस्लिम महिलाओं के लिए के अगेंस्ट जाता है, जैसे कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता, या फिर और भी मुस्लिम मैन जो है वो 2-3 शादियां कर सकते हैं, लेकिन तो वुमेन ऐसा नहीं कर सकती है। जो कि और हिंदू सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, या सभी और रिलीजन में सिर्फ यही प्रोविज़न है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसी इनइक्वालिटी क्यों होनी चाहिए? अगर यूसीसी होगा तो सबको सेम, सब एक ही शादी कर पाएंगे। दूसरी तभी करेंगे जब एक को डाइवोर्स होगा। डाइवोर्स भी पर्टिकुलर एक स्टाइल में होगा कि इसी स्टाइल में डाइवोर्स हो सकता है। तो वो एक इक्वलिटी आ जाएगी सभी सभी के लिए। एक नेशनल इंटीग्रेशन होगा। नेशनल इंटीग्रेशन होगा कि किसी को एलिनेटेड फील नहीं होगा कि हमारे लिए स्पेशल लॉ है, उनके लिए स्पेशल लॉ नहीं है। वो सब एक मतलब यूनाइटेड सब, हम यूनाइटेड फील कर सकते हैं। जेंडर जस्टिस प्रमोट होगा, डेफिनेटली जेंडर जस्टिस। पर्सनल लॉ या इवन जो लॉज जो हमारी पार्लियामेंट ने भी पास किए हैं उसमें भी काफ़ी जेंडर के अगेंस्ट, फीमेल के अगेंस्ट काफ़ी ऐसी ऐसे प्रोविज़न्स है जो कि वो इक्वल, फीमेल को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे हिंदू एक्ट है, उसमें जो कोड 1954 में पास हुए थे, जो कि 4 लॉज थे, सक्सेशन एक्ट, मैरिज एक्ट, वो सब जो एडॉप्शन एक्ट जो थे, वो सब उसमें बेसिकली फ़ीमेल को प्रॉपर्टी राइट नहीं था। वो सिर्फ 2005 में जो गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये ऐड किया था जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसमें, या हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें, प्रॉपर्टी राइट को। तो उससे क्या हो गया कि प्रॉपर्टी राइट फीमेल को अभी भी नहीं मिले हैं, क्योंकि उसमें और भी कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी लूप होल्स हैं, जिनका यूज़ करके अभी भी फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट ऑन ग्राउंड नहीं मिल पाए। फिर रिफॉर्मेटिव अलाइंड विद कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी लिखा है और फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट, वो सब लिखा है, लेकिन आइडियली जो सिविल मैटर है, जो पर्सनल चीज़ें हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, उन चीज़ों के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उन चीज़ों के बेसिस पे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है वो लागू नहीं हो रहे हैं। और जुडिशरी का बर्डन कम हो जाएगा। जुडिशरी के पास कभी इस पर्सनल लॉ के अगेंस्ट कोई हुआ जाता है, कोई केस आ जाएगा, कभी किसी और पर्सनल लॉ के अगेंस्ट आ जाएगा, कभी हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट आ जाएगा, कभी क्रिश्चियन के आगे। तो वो सब अलग अलग, उनको अलग अलग पर्सनल लॉ पढ़ने पड़ते हैं उसमें, और उसके बेसिस पे उनको अपनी जो वर्डिक्ट है वो पास करनी पड़ती है। अगर एक यूसीसी होगा उसके बेसिस पे देखेंगे कि ये अगेंस्ट है, सही है, गलत है, उसको और फिर अपनी वर्डिक्ट पास कर देंगे। दूसरा ये हो जाएगा कि साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन। और फिर प्रोग्रेसिव हो जाएगा नेशन जब प्रोग्रेसिव प्रोविजंस रखेंगे, सभी को एक प्रकार की प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे, सभी को मैरिज में दोनों मेल फीमेल का इक्वल जो पार्टिसिपेशन होगा, प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर मिलेंगे, तो डॉरी से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर फीमेल को प्रॉपर्टी राइट मिलता है, फीमेल को प्रॉपर्टी मिलती है शादी से पहले, उसके नाम प्रॉपर्टी हो जाए, जो उसका शेयर बनता है उसके फादर की प्रॉपर्टी में। तो अगर वो सब ऐसी चीज़ें ऐड की जाएं, तो
ये हम एक प्रोग्रेसिव नेशन में भी प्रोग्रेसिव नेशन के उसमें भी आ सकते हैं लिस्ट में, जो कि है, लेकिन इन मामलों में अभी हम पिछड़े हुए हैं। और फिर चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस भी है क्योंकि ये काफ़ी, एक तो जो ये डाइवर्सिटी है हमारे देश की, हम अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, बहुत ही अलग अलग कस्टम हैं, ट्राइबल सोसाइटी के अपने अपने कस्टम्स हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। फिर यूसीसी आएगा, उससे क्या होगा कि जितने भी ट्राइबल्स हैं या फिर रिलीजियस बेस्ड जो कम्युनिटी है, वो अपने लॉज, जो उनके पर्सनल लॉज है या कस्टम्स है, उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। उनको फिर ये जो यूसीसी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो डाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्मिटी की ओर बढ़ जाएगी, फिर वो यूनिफॉर्मिटी आएगी। वो जो जिस चीज़ के लिए इंडिया जाना जाता है, डाइवर्स कंट्री है, वो चीज़ नहीं नहीं रह पाएगी। फिर डाइल्यूट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर सबकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, रिलीजन में हमारे देश में आर्टिकल 25 है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि वो कोई अपने जो कंसाइंस के हिसाब से अपने रिलीजन को जो है प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगा कि वो फिर रिलीजन को ना फॉलो करके जो लेजिस्लेशन एक पार्लियामेंट ने पास की है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर टूल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, अभी जो गवर्नमेंट है उसका ऐसा रिकॉर्ड कहीं या ना कहीं, बट अभी उनके पास जो पार्लियामेंट में है वो अराउंड 278 या 279 एमपीज हैं अकेली बीजेपी के, और उसमें मुस्लिम एमपी नहीं है। तो ये काफ़ी उनसे ऐसा एक्सपेक्ट करें कि हम वो बिल्कुल जो भी कोड पास करेंगे, जो भी सिविल कोड होगा, वो ऐसा मुस्लिम या किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट या जो हिंदू कम्युनिटी है उसके फेवर में ना हो या फेवर में हो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखना कि कौन पास कर रहा है, कैसे पास कर रहा है। इसमें न्यूट्रलिटी और जो न्यूट्रल जो एक एस्पेक्ट है उसको रखना ज़रूरी है। फिर सेंसिटिव एंड टफ टास्क है, सेंसिटिव तो है ही क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके रखा है कि ये यूसीसी अगेंस्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के। अब सेंसिटिव है, ऊपर से जो गवर्नमेंट है उस पर भी उतना भरोसा नहीं है उनका, तो और ज़्यादा चांसेस है कि देश में प्रोटेस्ट हो और दंगे हो, जो कि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों पे चल रहे हैं। तो एक माहौल और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और एक सरकार पे भी ये दबाव रहेगा कि एक उनकी जो इमेज है उससे अलग जाके अपने, उनका भी एक जो वोटिंग वोटिंग्स और उसको इलेक्शन में ध्यान में रख के भी रखेंगे। और फिर वो अगर ऐसा कुछ कोड पास करते हैं जो या तो हिंदूज को लगेगा कि हिंदूज के अगेंस्ट जाता है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उनको शायद इलेक्शन में भी इशू आ सकता है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो ये फिर वो पास नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रल होना और सभी चीज़ों से ऊपर इलेक्शन हो चाहे या जो मेजोरिटेरियनिज्म कुछ भी हो, उससे ऊपर उठ के यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको पास करना पड़ेगा अगर यूसीसी लागू करना है। तो काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन हमारे पास आगे क्या वे फॉरवर्ड है, क्या कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं, क्या हमारा वे होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए इसको यूसीसी को पास करने के लिए। तो एक तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी ने एक कमरे में बैठ के 4-5 महीनों में एक कोड तैयार किया और उसको पास करके और उसको पब्लिक कर दिया और अब सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली ये वो थोपने वाली बात हो जाएगी। जैसे पहले कुछ लॉज, जैसे जो फार्म्स लॉ थे, वो भी
चाहे वो फेवर में थे नहीं थे वो डिस्कशन की बात नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर्स से बातचीत करना, सभी स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेना, ये गवर्नमेंट का काम है। और ये प्री लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर वो सब फॉलो नहीं हो गई और फिर एक सरप्राइज़ पैकेज की तरह जैसे अग्निपथ स्कीम आई है वो सब होगा, तो उससे फिर दंगे होंगे और सब चीज़ें होगी, जो कि सरकार को इससे बचना चाहिए। तो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होना चाहिए कि स्लो, जैसे अभी वो ट्रिपल तलाक है उसको अभी इन्होंने बैन किया है, तो ऐसे ही धीरे धीरे हर कम्युनिटी में रिफॉर्म। अब सक्सेशन एक्ट हो सकता है कि अगर जो जितनी भी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसमें जो जितने भी मेल फीमेल जितने भी किसी एक कपल के बच्चे हैं उनको जितना प्रॉपर्टी शेयर इक्वली मिलना चाहिए, उसमें कोई ऐसा लूप होल ना हो, कोई क्लू ना हो जो कि जिसका लोग फ़ायदा उठा के उसको लॉ को बाईपास करके प्रॉपर्टी सिर्फ मेल जो डिसेंडेंट हो उनको ही पास हो। फिर ये और सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एक डिबेट क्रिएट कर सकती है, जैसे कि स्कूल्स, जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कॉलेजेस हो, स्कूल कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, सब में टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको एक प्रॉपर गाइडलाइन हो कि यूसीसी पे, इस पे डिबेट हो, उनको बताया जाए कि यूसीसी है क्या, कैसे, किस चीज़ के बारे में है, उसका एक प्रॉपर माहौल क्रिएट किया जाए, प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। वैसे ही पंचायत होती है, हर हफ्ते या महीने में 1 या 2 बार पंचायत बैठती है, तो उन पंचायत में इस चीज़ पे डिस्कशन हो, उनको एजुकेट किया जाए हर पंचायत में जाके कि यूसीसी क्या चीज़ है। ऐसी सेंसिटाइजेशन होगा, प्रॉपर उनको बताया जाएगा कि ये अगेंस्ट नहीं है इस चीज़ के बारे। फीमेल की कमेटियाँ विलेजेस में या पूरी पंचायत में फीमेल को लेके उस चीज़ पे डिस्कशन हो कि ऐसा लॉ है, आप लोगों के फेवर में है। तो उससे क्या होगा कि जितने लोग ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि अच्छा ये चीज़, ये जो यूसीसी है बेसिकली हमारे फेवर के लिए है, हमारे राइट्स के लिए है, हमें हमारे लिए है इसमें। तो जब सरकार कोड पास करेगी तो उनको आइडिया होगा कि फिर वो उन अगेंस्ट हो फेवर में हो, लेकिन एटलीस्ट उनको एक एजुकेशन होगी उसकी, उसका आइडिया होगा कि ये चीज़ है क्या। अदरवाइज़ अगर इसको सरप्राइज़ करके पास करेंगे तो ये बेसिकली उल्टा ही पड़ सकता है। और फिर लॉ कमीशन जो है उसने क्या कहा था, लॉ कमीशन जो अभी रिजॉल्व हुआ था शायद 2018 या 17 18 19 में, उसने रिजॉल्व होने से पहले ये जो आइडिया दिया था उसको सरकार ने बोला था कि यूसीसी के बारे में कि कोडिफाई करो इसको जो भी है। तो उनका क्या मानना था कि इंडिया जो है रिलीजियस कल्चरल डाइवर्स कंट्री है और यूनिफॉर्मिटी, लॉज की यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी नहीं है। बस ये कर सकते हैं कि पर्सनल लॉ को और जेंडर सेंसिटिव बना सकते हैं, उनको थोड़ा और डेमोक्रेटिक और मॉडर्न बना सकते हैं। तो लॉ कमीशन का मानना ये था कि यूसीसी की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी हमें इन चीज़ों पे सभी पर्सनल लॉ पे धीरे धीरे अमेंडमेंट करने होंगे, जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ उसको डेवलप करे। तो वही एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस सरकार को शायद अपनाना चाहिए। इफ़ यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ एवरी कम्युनिटी इज़ प्रोग्रेसिव, सभी कम्युनिटी के अगर लॉ प्रोग्रेसिव है तो बन जाएं पर्सनल लॉ, तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं रहेगी यूसीसी की। अब नेक्स्ट जो क्या है, गोवा का जो सिविल कोड है, गोवा का सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक स्पीच में कहा था कि भाई अगर यूसीसी सरकार ने लाना है तो उनको पहले जो गोवा का सिविल कोड है, क्योंकि गोवा में सिविल कोड है, सभी के लिए एक जैसा ही सिविल कोड है, वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई पर्सनल लॉ लागू नहीं है। तो अगर
सरकार को गोवा का सिविल कोड स्टडी करना चाहिए। अब सरकार ने किया नहीं किया, लेकिन हम कुछ जो मेन प्रोविजंस है उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो 1867 में है, पोर्चुगीज़ ने पुर्तगाल में जो पोर्चुगीज़ सिविल कोड पास किया था, और 1869 में उनके जितने भी कॉलोनीज़ थी, ओवरसीज़ जो कॉलोनीज़ थी, उसमें ये लॉ लागू कर दिया। अब उसमें से गोवा भी एक था, और गोवा में भी ये लागू हो गया। गोवा में लागू हो गया। अब इनके क्या क्या प्रोविज़न है, इसके मैरिज के लिए क्या प्रोविज़न है, सबके लिए सेम प्रोविज़न है। उसमें दो टाइप के दो सिग्नेचर होते हैं। उसमें एक पहला सिग्नेचर क्या होगा कि दोनों जो कपल जो है, उसके दोनों जो साइड है उनमें डिस्कशन होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा किसी टाइप का। जब वो सेटल हो जाएगा तो उसके बाद ही पहला सिग्नेचर होगा। और दूसरा सिग्नेचर कब होगा, जब वो फॉर्मली जो शादी कंप्लीट होगी, तो वो जो दोनों के सिग्नेचर होंगे। तो ये दो सिग्नेचर होंगे, पहले में ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्वेश्चन होंगे, कोई उनको सेटल किया जाएगा तो शादी से पहले, और फिर दूसरे सिग्नेचर का मतलब है कि वो शादी हो गई। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज ऑल प्रॉपर्टी एंड द वेल्थ ऑफ ओन्ड बाय और एक्वायर्ड बाय स्पाउस इज कॉमनली हेल्ड बाय कपल। अब एक ये है कि शादी के दौरान, शादी के बाद जितना भी वो प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं दोनों, या ज़्यादातर वो मेल के नाम में होती है, लेकिन यहाँ ऐसा लॉ है कि कपल के नाम वो जॉइंट प्रॉपर्टी ही रहेगी। वो दोनों कपल के नाम में ही रहेगी वो प्रॉपर्टी। तो मतलब प्रॉपर्टी वो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। और फिर जब डाइवोर्स होता है तो जो स्पाउस जो एक उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी का जो हाफ पोर्शन है वो डाइवोर्स के बाद दिया जाएगा। जब डाइवोर्स होगा तो वो प्रॉपर्टी का हाफ हिस्सा उसको दिया जाएगा। फिर अगर डेथ होती है तो जो ओनरशिप है वो उसके हाफ, जो ओनरशिप है किसी एक मेंबर की अगर डेथ हो गई तो वो जो आधी प्रॉपर्टी है वो सर्वाइविंग मेंबर को मिल जाएगी। फिर जो उस मेंबर है, अगर मेल की डेथ होती है तो फीमेल को प्रॉपर्टी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेल की डेथ हो गई तो उसमें फिर बच्चे और माँ सबको, खासकर हिंदू पर्सनल लॉ में क्या होता है कि अगर बाप की डेथ हो गई तो वो प्रॉपर्टी बच्चों और जो जो मदर है वो उनको सब में इक्वली बढ़ जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि वो सिर्फ माँ है, अगर जो भी स्पाउस, जो भी कोई भी पर्सन मेल या फीमेल दोनों में से जो बचा है वो प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। और द पेरेंट कैन नॉट डिसइनहेरिट चिल्ड्रन एंटायरली। अब पेरेंट्स कईयों ऐसा है कि भाई चाहते हैं कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है सारी किसी और को दे दें, तो ऐसा वहाँ नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट पेरेंट्स को अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने चिल्ड्रंस को देनी है, और वो इक्वली शेयर होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि कोई मेल फीमेल का कोई ऐसा रोल है, उसमें मेल हो फीमेल हो सबको इक्वली ही वो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या क्या है इसमें कि सब, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सबके लिए दो टाइप की मीन्स एक टाइप की मैरिज है। और उसमें दो सिस्टम है कि फर्स्ट एक वैलिड सिग्नेचर होगा, वो जो कि डिस्कशंस के बाद होगा कि उसमें सारे मैटर उनके सेटल है, दूसरे पे उनकी मैरिज फिनिश हो जाएगी। और फिर प्रॉपर्टी जितनी भी वो एक्वायर करेंगे एक साल में, मतलब जब तक वो रहेंगे एक साथ, तो वो प्रॉपर्टी दोनों के नाम रहेगी। जब डाइवोर्स होगा तो आधी प्रॉपर्टी डाइवोर्सी को मिल जाएगी और आधी प्रॉपर्टी हस्बैंड को मिल जाएगी। अगर एक किसी स्पाउस की डेथ होती है तो उसमें से जो वो प्रॉपर्टी है वो मेल मेंबर को चली जाएगी, मेल या फीमेल जो भी बचा हुआ है उसको चली जाएगी, वो किसी और में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। और माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को
एटलीस्ट आधी प्रॉपर्टी अपनी उनको देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी दान कर दें और बच्चों के लिए कुछ ना रखें। तो जो प्रॉपर्टी है और वो इक्वली शेयर होगी सभी चिल्ड्रंस में, जो चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो। अब हमारा गोवा में भी इसमें भी कुछ एक्सेप्शन रखे हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन वो उन्होंने पोर्चुगीज़ ने बनाया है, तो उन्होंने कुछ अपने लिए अलग से इसमें प्रोविज़न रखे हैं और कुछ और चीज़ों के लिए भी प्रोविज़न है। तो जो लॉ है वो बायोगेमी पॉलीगेमी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। 2 शादी 3 शादी वो सब नहीं रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, सबको एक ही शादी करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर हिंदू मैन शादी करता है और उसकी वाइफ 21 साल की एज तक और पति 30 साल का हो गया हो और उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हिंदू जो मेल है वो शादी कर सकता है। तो ये अभी आज के टाइम पे ये बहुत ही स्क्यूड, बहुत ही ख़राब प्रोविज़न है, क्योंकि 30 पे तो लोग शादी करते हैं, 30-32 पे तो शादी करते हैं आजकल के लोग, एंड 21 पे तो मिनिमम मैरिज होगी। पहले साल में ही बच्चा कैसे, थोड़ा इसको अमेंड कर सकते हैं वो लोग। दूसरा है कि उसमें जो शादी रिकॉग्नाइज करने का है, जो तो पहला साइन है वो तो साइन सबके लिए सेम ही है। लेकिन जो दूसरा है, जो रोमन कैथोलिक है, उनके लिए वो जो उस दूसरा सिग्नेचर है वो चर्च ही रिकॉग्नाइज करता है। अगर वो चर्च जाएंगे तो चर्च में जाके मैरिज करेंगे, वो वहाँ रिकॉग्नाइज होगा, वो तभी वैलिड होगा। लेकिन जो नॉन कैथोलिक है उनको दोनों सिग्नेचर सिविल रजिस्ट्रार के सामने ही करने हैं। और डाइवोर्स में भी ऐसा ही है कि जो जब डाइवोर्स होगा तो वो बेसिकली चर्च के सामने, चर्च की अथॉरिटी के अंडर रोमन कैथोलिक डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन नॉन कैथोलिक है उनको जो डाइवोर्स है वो सिविल कोर्ट में ही उनका मामला सॉल्व होगा। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, बट मेजरली ये एक अच्छा एक कोड है, उसको स्टडी किया जा सकता है। अगर पूरे देश में इसमें जो इश्यूज़ है उनको हम उनको रेक्टिफाई करके फिर एक अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक सेट ऑफ लॉ है जो कि बेसिकली सिविल मैटर गवर्न करेगा, सबके लिए वो यूनिफॉर्म होगा, उसमें रिलीजन का कोई पंगा नहीं होगा। उस रिलीजन का पंगा नहीं होगा तो उसमें सबके लिए वो उसका फ़ायदा है, वो एक सेक्युलर कंट्री के तौर पे भी वो अच्छा लगेगा। दूसरा ये होगा कि वो जुडिशरी के लिए भी ठीक रहेगा, जेंडर जस्टिस होगा, क्योंकि फीमेल के अगेंस्ट है का हद से ज़्यादा पर्सनल लॉ, तो फीमेल के लिए भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो और उसके लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, तो उसको काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ ही डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक सरप्राइज़ पैकेज पास करो, उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो कि आप प्रॉपर डिस्कशन क्रिएट करें, सभी स्टेक होल्डर को से बातचीत करें। हो सके तो स्कूल्स कॉलेजेस में इस पे डिस्कशन हो, एजुकेट करो, सभी पंचायत में उस पर डिस्कशन हो, उनको एजुकेट करो। फिर उनको जब ये कोड आएगा तो एक उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनको लगेगा कि नहीं यार, इस चीज़ पे हमसे बात हुई है, हमसे राय ली है, हमारे भी कुछ प्रोविज़न उसमें रखे हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा और ज़्यादा खून खराबा या कोई प्रोटेस्ट ना हो। सो इसके लिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस होना ज़रूरी है। सो ये है यूसीसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।